नमस्कार दोस्तों, दी जॉब क्रिएटर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके सामने प्रस्तुत हो चुके हैं एक नया सा टॉपिक लेकर। आज का टॉपिक है खिलाफत आंदोलन। दोस्तों, खिलाफत आंदोलन के बारे में हम लोग जानेंगे और डिटेल से जानेंगे खिलाफत आंदोलन में आखिर हुआ क्या था, यह खिलाफत आंदोलन क्यों किया गया था और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे और खिलाफत आंदोलन में सहयोग किन्होंने किया था, सहयोग किन्होंने दिया था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इस खिलाफत आंदोलन का कुछ परिणाम निकला या नहीं निकला, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। यह एक हिस्ट्री का टॉपिक है, खिलाफत आंदोलन। दोस्तों, आज़ादी से पहले की बात है। आज़ादी, भारत की आज़ादी 1947 में वह हस्तांतरित के जरिए हमें प्राप्त हुई। और यह जो आंदोलन हुआ था, हम लोग का जो आंदोलन है, यह संभवतः लगभग 1919 ईस्वी में शुरू हुआ था। और 1919 में दोस्तों एक हमारे देश में उस समय पंजाब के अमृतसर में एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें कई सारे निर्दोष लोग, निहत्थे लोग मारे गए थे। वह अंग्रेजों का एक अधिकारी था, जनरल ओडायर, उसी के नेतृत्व में ऐसी घटना भारत में घटी थी। इसमें कई सारे लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी। बहुत ही दुखद घटना, नरसंहार इसको कह सकते हैं। दोस्तों, उसी क्रम में उसके बाद भारत में 1919 में एक आंदोलन शुरुआत होती है। उस आंदोलन को एक संज्ञा दी गई है जिसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। दोस्तों, यह जो होता है खिलाफत, होता क्या है कि एक जिसे इस्लामिक लोगों ने, इस्लाम धर्मों ने माना है कि उसके जो गुरु हुए, पहले गुरु, उनका जो उत्तराधिकारी है वह खलीफा कहलाता है। और खलीफा के द्वारा जो क्षेत्र बसाया, जो क्षेत्र पर शासन किया जाता है, उसे खिलाफत कहा जाता है। दोस्तों, खिलाफत एक प्रकार का पद वहाँ पर रखा गया, प्रतिनिधित्व है। ठीक है। तो दोस्तों, अब देखिए, हम लोग जानेंगे कि यह खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो 1919 में हुई। खिलाफत आंदोलन में भाग लेने वाले कई सारे प्रसिद्ध नेता थे, जिसमें कि हजरत मोहानी का आपने नाम सुना होगा। हजरत मोहानी, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे से इन्होंने शुरुआत की थी। इसके अलावा अजमल खान था, अजमल खान ये थे। इसके अलावा दो ब्रदर्स थे, अली ब्रदर्स या अली बंधु, जिसमें थे मोहम्मद अली, या थे मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली ये थे, और मुख्य भूमिका इन्हीं दोनों भाइयों के द्वारा निभाई जा रही थी, मोहम्मद अली और शौकत अली। दोस्तों, हम ये भी बताएंगे कि आपने नाम सुना होगा मोहम्मद अली जिन्ना का। वह मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, वह पाकिस्तान के शायद पहले गवर्नर बने थे। उन्होंने इस आंदोलन का कभी नेतृत्व नहीं किया, और नेतृत्व ही नहीं, उन्होंने इसमें साथ ही नहीं दिया। उसी समय हमारे भारत के एक और प्रसिद्ध महापुरुषों में से एक थे, जिनका नाम था मदन मोहन मालवीय। उन्होंने भी इस खिलाफत आंदोलन में साथ नहीं दिया था। कौन कौन नहीं दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना, और साथ में ये मदन मोहन मालवीय ये जो थे, इन्होंने कभी जो है खिलाफत आंदोलन में अपना भूमिका नहीं निभाई, यानी कि इनके द्वारा कभी इसमें साथ नहीं दिया गया। और दोनों नेता जो थे वह कांग्रेस से थे, और दोनों नेता कांग्रेस से छोड़ चुके थे, यानी कि वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उससे इन्होंने बाय बाय टाटा कर दिया था। यानी कि हम इसमें इनका जो मन मुटाव होगा वहाँ बढ़ गया था, और इस वजह से यह जो है उस पार्टी को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से छोड़ दिए गए थे, जिनका 1885 में स्थापना हुआ था और उसका अधिवेशन चलता आ रहा था। दोस्तों, हुआ क्या था, आखिर इस खिलाफत आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी, यह खिलाफत आंदोलन कहाँ हुई? दोस्तों, एक जगह है तुर्की। प्रथम विश्व युद्ध की बात किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की में ओटोमन साम्राज्य का विघटन कर दिया गया।
ओटोमन साम्राज्य, वहाँ का एक खलीफा थे ओटोमन साम्राज्य। ओटोमन साम्राज्य जो खलीफा का पद था, वहाँ पर वे शासक के रूप में तैनात थे, वहाँ का सुल्तान कहे जाने वाले थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन यानी कि जो विजित राष्ट्र था, जो राष्ट्र विजयी हुआ था, उनके द्वारा जो हार गई थी, देश हार गए थे, उनके साथ कुछ संधि की गई थी। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि जर्मनी के साथ एक संधि हुई थी, जो वर्साई की संधि, अपमानजनक संधि थी। उसी के साथ सेवरे की संधि या तुर्की के साथ की गई थी। तुर्की के साथ भी कुछ संधि जो की गई थी, वह भी एक प्रकार का अपमानजनक यानी कि तोड़ने वाला संधि, कमर तोड़ने वाला संधि उसको मान सकते हैं। इस तुर्की के द्वारा जो संधि की गई थी, उस संधि के तहत वहाँ पर जो ओटोमन साम्राज्य था, उसका पूर्णतः विघटन कर दिया गया था। इसके अलावा जो कुछ हिस्सा बचा हुआ था, जो मित्र राष्ट्र था, वहाँ का जो उच्च आयोग बना था, उच्च आयोग के अधीन दे दिया गया। इस वजह से तुर्की को पूरी रूप से कमजोर कर दिया गया। और दोस्तों किया गया तुर्की में, जो कि भारत से, अगर हम भारत में रह रहे तो वह हमारे लिए विदेश माना जाएगा। लेकिन उस समय यहाँ की कुछ इस्लाम लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने इस का विरोध किया। यानी कि वहाँ पर जो घटना घटी, ओटोमन साम्राज्य का जो विघटन हुआ, इससे यहाँ के लोग विदेशों से यानी कि ब्रिटेनों से यानी कि अंग्रेजों से ना खुश हुए। उनका सोचना ये था कि यह जो है तुर्की जो है, वहाँ पर जो खलीफा है वह हमारे लिए पूजनीय है, उनकी भाषा में हमारे लिए पूजनीय है, और उसका विघटन करना हमारे दिल पर चोट पहुँचाना, जैसे यहाँ के मुस्लिमों को, भारतीय मुसलमानों को ऐसा लग रहा था। इसलिए यहाँ के मुसलमान जो थे, वहाँ पर जो अत्याचार हो रहा था, जो अपमान किया जा रहा था, इससे यह पूरी तरह से मतलब कि अंग्रेजों के प्रति प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हो गई कि अंग्रेज का हम इनके नीति का विरोध करेंगे। अंग्रेजों ने जो नीति अपनाया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि यहाँ का भारतीय मुसलमान नहीं उस समय चाहते थे कि हम जो है मतलब तुर्की में जो है मुसलमानों के साथ ऐसा किया जाए, क्योंकि वह चाहता था कि इस खलीफा पद का संरक्षण हो सके, और वह यह चाहता था कि इसका कभी विघटन ना हो। इसी कारण क्या हुआ, यहाँ पर भारतीय मुसलमानों के द्वारा कुछ और साथ में 1919 ईस्वी में भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था, इसका अधिवेशन होता है, वह अमृतसर में होता है। इस अमृतसर के अधिवेशन के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इस आंदोलन को साथ दिया। दोस्तों क्या बताएं कि ओटोमन साम्राज्य के विघटन के फलस्वरूप भारतीय मुसलमानों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई, जिसके वजह से ब्रिटेनों का यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जो अत्याचार हुआ था, उसका इन्होंने विरोध किया। और विरोध करने के लिए यहाँ पर कई नेताओं के द्वारा, जैसे हजरत मोहनी, अजमल खान, मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, इन सबों के द्वारा भारत में देशव्यापी हड़ताल करना शुरू किया गया, या फिर आंदोलन की शुरुआत की गई। उस आंदोलन को क्या कहा जाता है? खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। दोस्तों इस खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी ने भी साथ दिया था। साथ में 1919 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसके तहत यहाँ आईएनसी भी, भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये भी आईएनसी भी ना क्या किया, इस आंदोलन का समर्थन किया। इसके अलावा इस अमृतसर अधिवेशन के बाद महात्मा गांधी को अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष बना दिया गया। दोस्तों क्या किया गया, खिलाफत
सम्मेलन का अध्यक्ष बना दिया गया, किनको, महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी किस रूप में देखने लगे कि भारतीय मुसलमान और भारतीयों के बीच यानी कि हिंदू मुस्लिम जो भी था उन दोनों में एकता का संदेश जाएगा, ऐसा यह सोचने लगे। यह सोचकर अवसर का फायदा उठाकर महात्मा गांधी ने भी इनका पूर्णतः समर्थन दिया और इस प्रकार से यह आंदोलन जो है और उग्र होता चला गया। उग्र का कहने का मतलब यह ज़्यादा लोगों में बढ़ता चला गया। फिर क्या हुआ कि यह आंदोलन जब चलना शुरू हुआ, लोगों ने साथ देना शुरू किया गया, तो दोस्तों यह जो आंदोलन शुरुआत हुई थी, बता रहे थे लखनऊ से शुरुआत हुई थी। घटना कहाँ घटी थी? तुर्की में। किसके द्वारा घटी गई थी? तो ब्रिटेन के द्वारा। लेकिन आंदोलन कहाँ शुरुआत की गई थी? तो लखनऊ के द्वारा, लखनऊ में शुरुआत की गई थी। और इसका नेतृत्वकर्ता मेन थे मोहम्मद अली और शौकत अली यानी कि अली ब्रदर्स, अली बंधु के द्वारा। बाद में महात्मा गांधी का समर्थन करते हैं और इस समर्थन के बाद यहाँ पर 3 सूत्री सिद्धांत की मांग की गई। इस आंदोलन के तहत 3 सूत्री मांगों के लिए आंदोलन चलाया गया। पहला ये था कि जो वहाँ पर तुर्की का जो खलीफा है उसको अपना अधिकार मिले, पहली बात। दूसरी बात यह थी कि इसका जो सऊदी अरब जो होता है, अरब का उद्भव स्थल जो होता है, इस्लाम लोग जो होता है उसी को, अरब को जो है अपना उद्गम स्थल मानता है। यानी कि इसका जो तुर्की का जो था, इसका शासन जो हो वह अरब के अधीन कर दिया जाए, इस पर ब्रिटेन का कब्जा ना हो। इसके अलावा यह था कि जो भी इसमें अधिकार हो वो मिले, उसका कंट्रोल उसके पास जाए और उस अपनी नीति में सुधार करे। ये 3 चीज़ जो है वह तुर्की के खिलाफ, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ यह 3 सूत्री सिद्धांत की मांग की गई थी। और फिर क्या हुआ? 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में सभी ने मिलकर एक दिवस मनाया। उस दिवस को कहा था खिलाफत दिवस। और फिर इस तरह से यह आंदोलन चलता गया। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे दोस्तों इससे पहले एक बात बता देते, प्रथम चरण में 1908 ईस्वी की बात है, वहाँ तुर्क युवा दल नाम से कोई संस्था था, ठीक उस समय तुर्क युवा दल, इन्होंने भी क्या किया? खलीफा पद को समाप्त करने की कोशिश की। वह खलीफा पद को समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन उस समय भारतीय मुसलमानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, नगण्य पड़ा, कुछ नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही अंग्रेज के द्वारा 1919 ईस्वी में यह विघटन किया गया तो यहाँ के मुसलमान जो है इनसे क्रोधित हो गए और उनके नीति के खिलाफ होने लगे। दूसरे चरण में फिर धीरे धीरे यहाँ से बढ़ता जाता है। दोस्तों 1919 से लेकर 1924 तक खिलाफत आंदोलन चलता रहा, थोड़ा बहुत चलता रहा, लेकिन 1919 में ज़्यादा इसके लिए आंदोलन किया गया। और फिर बाद में क्या हुआ कि वहाँ पर तुर्की के द्वारा ही ये जो खिलाफत था यानी कि खलीफा पद था उसी को समाप्त कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर तो आंदोलन हो रही थी और जैसे उस पद को ही समाप्त कर दिया गया तो अब यहाँ पर कोई औचित्य ही नहीं बनता था कि इस आंदोलन को किस आधार पर चलाए, कि जिसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं वो उसी पद को अगर समाप्त कर दिया जाए तो फिर मतलब क्या रह जाएगा। ये इसी कारण से क्या हुआ, यह आंदोलन पूरी तरह से कमजोर पड़ गया और यह आंदोलन ही समाप्त हो गया। और दोस्तों इस तरह से यह खिलाफत आंदोलन भारत में कुछ सालों के लिए चला। दोस्तों जब 1920 ईस्वी में 2 कांग्रेस का अधिवेशन होता है, एक कोलकाता का अधिवेशन होता है और दूसरा जो होती है वह नागपुर में अधिवेशन होती है। दोस्तों इसके बाद ही इसी आंदोलन के फलस्वरूप जब कोलकाता में अधिवेशन होता है सितंबर महीने में, और यह जो होता है नागपुर वाला नवंबर महीने में जब यह आंदोलन होता है तो इसमें कहा जाता है कि इसमें यह कहा गया कि यह जो आंदोलन हुआ खिलाफत आंदोलन के लिए नीति में सुधार और साथ में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ उसमें जो सम्मिलित अधिकारी है उसको दंडित किया जाना, इसको लेकर चर्चा हुई, प्रस्ताव पास किया गया। और फिर
कहा गया अगर ऐसा नहीं होता है तो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया जाएगा। दोस्तों 1922 में क्या होता है, चौरी चौरा, आगे जाकर अगर हो सके तो इस पर आपको एक वीडियो मिलेगा, उस पर बताएंगे। चौरी चौरा हत्याकांड होता है, उसके बाद महात्मा गांधी को जेल ले दी जाती है, क्योंकि महात्मा गांधी इसका अध्यक्षता कर रहे थे, अध्यक्ष बने थे अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का, और वह भी जेल चल गया नेता। और फिर बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे वह कमजोर पड़ता चल गया, उस पद को ही हटा दिया गया, तो खिलाफत आंदोलन ही खत्म हो गया। और इस तरह से 1900 कोलकाता अधिवेशन में इस आंदोलन के खिलाफत आंदोलन के विरोध में प्रस्ताव पारित किया जाता है। और फिर बाद में 1920 में नागपुर अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में यह कहा गया कि अब हमें जो है इसी का फायदा उठाकर अब हमें स्वशासन नहीं, अब हमें स्वराज्य चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, स्वशासन नहीं बल्कि स्वराज चाहिए, यानी कि हमें अपना शासन नहीं। स्वशासन का अर्थ ये था कि हम जो अंग्रेज ही शासन करेगा और हम लोग जो है कुछ कानून व्यवस्था को कायम रखेंगे। लेकिन अब कहा गया नहीं, अब हमें क्या चाहिए, पूर्ण राज्य चाहिए, स्वराज्य चाहिए, अपना ही राज, यानी कि अपना संविधान हो, अपना प्रतिनिधित्व हो। इस तरह का बात होने लगे। ये इस तरह से हम लोगों ने दोस्तों देखा कि खिलाफत आंदोलन किस तरह से चरम को पर पहुंचा, फिर किस तरह से धरने से गिर गया, और इस आंदोलन का क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा होगा और समझ गए होंगे कि यह आंदोलन कितना विकराल हुआ और फिर जाकर कितने स्थिति में, कैसी स्थिति में आ गई। दोस्तों ये था हमारा आंदोलन, जो कि खिलाफत आंदोलन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको भली भांति समझ में आगे आ रहा होगा कि यह आंदोलन किस तरह से उग्र हुआ था, कि कैसा यह था। दोस्तों आगे हम फिर से मिलेंगे एक नए से अंदाज में, एक नई से वीडियो में मिलेंगे और एक नई से टॉपिक लेकर। दोस्तों आपके लिए एक सूचना है कि बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए कुछ वैकेंसी आई है। अगर आप उसमें इच्छुक हैं तो उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप ने ड्राइविंग लाइसेंस बना रखा होगा तो दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस कम से कम 1 साल से अधिक पुराना होना चाहिए, उसका करेंट होगा तो उसके लिए वह मतलब क्वालिफिकेशन में उनका गड़बड़ हो जाएगा, एलिजिबिलिटी में वह गड़बड़ा जाएगी। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोगों अगर फॉर्म नहीं भरते हैं तो भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं तो उस फॉर्म को जरूर भरिए, एग्ज़ाम दीजिए और फिर आपको हम सिखाने के लिए तैयार हैं। फिलहाल आज के वीडियो में इतना पर ही हम समाप्त करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।